हेलो एवरीवन, फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट शेयर की थी आप लोगों के साथ। आप में से जैसे काफ़ी लोग आईयूआई के बारे में जानते ही होंगे। आईयूआई में आगे जो नेक्स्ट 14 डेज होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। जो भी आईयूआई करा रहे हैं उनको पता होगा। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी जो नेक्स्ट 14 डेज है उसमें डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया, इंस्ट्रक्शंस क्या थे जो फॉलो करने थे, क्या डाइट थी जो फॉलो करनी थी और मैंने क्या फॉलो की, क्या प्रिकॉशन लेने थे, मेडिसिन क्या थी, कब लेनी थी, कैसे खानी थी, नाम भी बता दूंगी मैं वीडियो में, कि डाइट के बारे में भी सारी बातें करूंगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरा सेकंड आईयूआई है। फर्स्ट आईयूआई मेरा अनसक्सेसफुल रहा था। लास्ट मैंने आईयूआई कराया था अपना, वो मैंने 23 को कराया था। जो आईयूआई से पहले होता है वो टीवीएस कराना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, एग की ग्रोथ कैसी है। वो मैंने 20 सितंबर को स्टार्ट किया था अपना टीवीएस कराना। देन उन्होंने 4 डेज अल्ट्रासाउंड किया था, इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है। नेक्स्ट डे जब मेरा फर्स्ट टीवीएस हुआ उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया था एग रैप्चर के लिए। आफ्टर 48 आवर्स वो एग रैप्चर हो गया था 23 सितंबर को। फिर 23 सितंबर को जब रैप्चर हुआ था तुरंत हम आईयूआई के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर ने बोला था हमने फॉलो किया था, इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो किए थे, डाइट मेडिसिन सब ठीक था। बट कुछ तो कमी थी जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहा। और इस बार मैंने जो अपना आईयूआई कराया है वो कराया है 12 नवंबर एंड जो बीच का मंथ था अक्टूबर, उसमें मैंने कुछ कोई आईयूआई नहीं कराया था क्योंकि उसमें एचएसजी कराया था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि आईयूआई मंथ मतलब इस मंथ में आईयूआई कराना जरूरी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एचएसजी वाले मंथ में मैंने आईयूआई नहीं कराया था तो वो मंथ स्किप हुआ। एंड देन ये मंथ था तो इसका टीवीएस स्टार्ट हुआ था मेरा 9 नवंबर से। 9 नवंबर मेरा फर्स्ट डे था। 10 नवंबर को ही मेरे को एक डॉक्टर ने एग रैप्चर के लिए इंजेक्शन दे दिया था। देन आफ्टर 48 आवर्स एग रैप्चर हुआ। जो डेट थी 12 नवंबर, उसी दिन हमने आईयूआई करा लिया था। तो इसके जो 14 डेज मेरे कंप्लीट होंगे वो 26 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। डॉक्टर ने मुझे बोला है 26 के बाद मैं कभी भी टेस्ट कर सकती हूँ, बट वो मेरे ऊपर है मैं कब करूँ या नहीं करूँ या फिर मैं साइकिल आने का वेट करूँ, जैसे भी है। अब ये डेट्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं हम डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स ने क्या क्या। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर से कि हमें क्या खाना है, कुछ है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए जो मुझे फॉलो करने हैं। डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया, बस उन्होंने कहा कि पपाया नहीं लेना, अनानास जो पाइनएप्पल होता है वो फ्रूट वो नहीं लेना। तो पपीता और अनानास ये 2 फ्रूट हैं जो नहीं लेने हैं हमें। ये तो मैंने नहीं लिए। बाकी अपना खाना पीना नॉर्मल जो रखते हो, मतलब नॉर्मल जो रहना है नॉर्मल खाना खा सकते हो। मैंने मतलब मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने फिर आके रिसर्च किया और मैंने जैसे पहले भी अपना आईयूआई कराया है तो मैंने लोगों से बातें की थी जिन्होंने कराया, उन लड़कियों से बातें की तो उन लोगों ने मुझे कुछ सजेस्ट की थी डाइट। तो उसमें ये था कि हमें थोड़ा प्रोटीन हाई लेना होता है, जिसमें प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं वो लो, जैसे पनीर हो गया, नॉनवेज खाते हो तो थोड़ा बहुत एग अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। और दालों में लेंटिल्स ले सकते हो, कोई भी तरह किसी भी तरह की दाल ले लो, चीला वगैरह बना के खा सकते हो तो खाओ। ये सब जिसमें भी हाई प्रोटीन होता है वो लो। और रो सलाद खाना मना होता है। ये सब मुझे बताया, टूटा फूटा मुझे नॉलेज मिली लोगों से। तो इस दिन जो मैंने फॉलो किया है इन दिनों में, वो मैंने अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया, मूंग की दाल का चीला। और उसके बाद सीड्स वगैरह लेने, तो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड अगर सीसम सीड लेने हैं, तिल जिन्हें बोलते हैं, छोटे छोटे कलर वाइट कलर के होते हैं वो तिल, तो वो बीज जो होते हैं वो लेने हैं तो ले सकते हो। अदरवाइज मैं अभी पंपकिन एंड जो सनफ्लावर सीड होते हैं वो रात में सोक करके रख देती हूँ 1 कप पानी में केला डाल के। और थोड़े से चने ले लेती हूँ मैं, रोस्टेड चने जो होते हैं, तो शेक टाइप का बन जाता है और वो उन चीलों के साथ ले लेती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है और प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। फिर जब लंच होता है तो जैसे कि ठंडा वंडा हमें मना होता है तो दही वगैरह नहीं लेना है इसमें। हो सके तो कुछ जैसे फ्रिज का पानी वगैरह पीते हो तुम लोग तो वो भी इग्नोर करना अपनी। और ज्यादा जो गर्म फूड होते हैं जैसे कि सब्जियां होती हैं कुछ जो ज्यादा गर्म होती हैं, करेला हो गया, बैंगन हो गए, ये सब सब्जियां मतलब नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा गर्म सब्जियां नहीं खानी है और ज्यादा ठंडे फूड्स भी नहीं लेने हैं। तो मैंने केला बहुत धीरे 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 ग्रेजुअली अपनी डाइट में मतलब इंक्लूड किया है। अब लंच में दही वही बना है तो मैं कोई भी सब्जी, एक हरी सब्जी बनाती हूँ और कभी कभी दाल बना लेती हूँ और रोटी चावल के साथ खा लेती हूँ। चावल
ठंडे होते हैं, इसलिए उसकी क्वांटिटी बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैं चावल के बिना रह नहीं पाती, तो बहुत मन करता है खाने का। तो मैं थोड़े से जब बनते हैं ताजे तो मैं गरम गरम राइस खा लेती हूँ। ग्रीन टी वगैरह सब मना है, तो उस टाइम पे ग्रीन टी नहीं लेनी शाम को। कैफीन मना होता है, कैफीन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो चाय में जा रहा हो, चाहे कैफीन किसी के भी थ्रू हो, चॉकलेट्स वगैरह मत लो उसे। डिनर में कुछ भी मैं दलिया वलिया बना लेती हूँ, थोड़ी सी मटर डाल के, या फिर प्लेन कुछ भी सब्जी नहीं है हमारे पास, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मल एक सीटी लगा के और हल्का सा नमक प्याज डाल के अपना दलिया बनाओ, दलिया खा लेती हूँ मैं। तो यही डाइट है नॉर्मल। वो कभी ऊपर नीचे होता है कि मैंने दलिया भी नहीं खाया और जो दिन में खाना बनाता वही मैंने शाम को खा लिया, तो ये सब चलता है। पर ब्रेकफास्ट मेरा फिक्स रहा है। बीच में मैंने एग्स इंक्लूड कर लिए थे, बट मैं एग के अंदर का जैसे कि योक होता है वो ज्यादा गर्म होता है और ज्यादा हीट हमारे लिए सही नहीं होती इस टाइम पे। तो सिर्फ मैं एग व्हाइट लेती थी, 3 एग व्हाइट लेती थी। कुछ दिन मैंने 6 एग व्हाइट लेने शुरू किया, बट मुझसे नहीं खाए जाते, बहुत मुश्किल होती है खाने में, तो मैंने वो एग व्हाइट्स 6 की जगह 3 कर दिए। तो ज्यादा हाई प्रोटीन नहीं कर पाई हूँ, बट एवरेज प्रोटीन मैंने लिया है अपनी डाइट में। और डीप फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। हल्का हल्का वार्म वाटर ले सकते हो दिन में 2-3 बार, वो पानी भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की है, और अभी तक ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। इम्प्रूवमेंट है या नहीं ये तो मैं नेक्स्ट 14 डेज पे मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगी। अब आते हैं कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर्स हमें लेने बोलते हैं। तो जिस दिन आप लोगों ने IUI कराया है उस दिन डॉक्टर्स मना करते हैं ज्यादा बम्पी जगह पे नहीं जाना, लाइक बाइक स्कूटी इग्नोर करनी है। तो हो सके तो कैब से आओ, जो भी ड्राइवर हो, मे बी आप अपनी गाड़ी से गए हो, तो जो भी गाड़ी चला रहा है उसको आप बोल दो थोड़ा से जो भी बम्स आए, जो भी गड्ढे फड्डे आए सड़क पे, थोड़ा सा उस पे केयरफुल रहे, धक्के नहीं लगने चाहिए बॉडी को उस दिन थोड़ा सा घर पे आके भी ज्यादा सीढ़ियां विड़ियां नहीं उतरनी। उसके नेक्स्ट 14 डेज भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, 30 मिनट से ज्यादा वॉक भी नहीं करनी। बहुत जैसे किसी को अपना उसी टाइम पे वेट लूज करने के माइंड में आ रहा हो तो वो सब बिल्कुल भूल जाओ। बकेट वगैरह भी नहीं उठानी है, अगर 10 लीटर से ऊपर की बकेट है या 5 लीटर से ऊपर ज्यादा बकेट होती है पानी की, या फिर कुछ भी हम घर के काम करने लगते हैं ऊपर चढ़ के, ये सब तो इन सबको भी इन दिनों इग्नोर करना है। अपना रेस्ट लो, नॉर्मल रूटीन जैसे फॉलो करते हो वो सब फॉलो करो। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। इन दिनों में स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इस जर्नी में। स्ट्रेस लेते तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसिंग पॉजिटिव जाने लगती है। स्लीप साइकिल ठीक करनी है अपनी, 8 घंटे की नींद कैसे भी लो। मैं भी कुछ लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, मैं भी नाइट शिफ्ट करती हूँ। अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा रूटीन अलग हो जाता है, लेकिन स्लीप अपना पूरा रखो, 8 से 9 घंटे की नींद लो। यही थे प्रिकॉशंस जो हमें लेने होते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स ने IUI के बाद मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट की थी, और उन मेडिसिन को मैं खा रही हूँ, तो मेरे को क्या फीलिंग्स रही है इन दिनों। मैं भी जिन लोगों ने IUI कराया है, मैं किसी से मैच करूंगी नहीं करूंगी, सबकी बॉडी मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसी को कैसा फील होता है, किसी को मतलब नहीं होते वो वाले सिम्टम्स। तो उन लोगों ने मुझे, जो IUI के डॉक्टर्स थे पहले से जो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे गायना का, उन्होंने मुझे एक ओवरिस्टा और फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी हुई है। वो मेरी डेली बोली थी उन्होंने, रेगुलर नेक्स्ट 3 मंथ्स खानी है, तो वो मैं खा रही थी। अब IUI वालों ने मुझे 2 टैबलेट्स थी, एक थी डाइड्रोहोप और सेकंड थी कुछ गेस्टो 5 करके कुछ टैबलेट है, ऐसे ही कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो डाइड्रोहोप जो थी वो टैबलेट मुझे अभी भी है, मतलब वो नेक्स्ट 14 डेज रेगुलर लेनी होती है। 2 डोज लेने होते हैं, एक मॉर्निंग में आफ्टर मील और एक रात में आफ्टर मील, तो दोनों टैबलेट्स लेनी होती है। अब जो टैबलेट थी ओवरिस्टा, वो भी मुझे 2 डोज लेने थे, मॉर्निंग में एंड देन इवनिंग में। वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मैं टाइम से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट की वजह से जगना कभी होता है, कभी मैं लेट जगती हूँ 1 बजे 2 बजे, तो वो मेडिसिन नहीं ले पा रही थी मैं टाइम से। और जो डाइड्रोहोप मेडिसिन है उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड डोज में 12 आवर्स का गैप जरूरी है, एग्जैक्ट टाइम पे लो, मेडिसिन ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। तो अभी मैं ओवरिस्टा अपनी स्किप की है, सिर्फ मैं डाइड्रोहोप ले रही हूँ, उसके साथ कभी कभी मैं फॉलिक एसिड ले लेती हूँ, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत जरूरी टैबलेट है। अपनी जो भी कंसीव करना चाहते हैं उसे 3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो डॉक्टर ने मुझे दी हुई है, वो भी मैं ले रही हूँ। मैं अपनी एक जो गेस्टो 5 जो भी एक टैबलेट है वो इंसर्ट करने के लिए 3-3.5 उसी के 10-15 मिनट में वो टैबलेट अपना इंसर्ट करके चुपचाप लेट जाती हूँ आराम से। उसके बाद लेफ्ट साइड करवट पे लेट जाना है, यही मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो मैं फॉलो कर रही हूँ। ये सब मेडिसिन थी जो मैंने अभी भी ले रही हूँ मैं, और दोनों ही टैबलेट्स आफ्टर मील है। खाने की डाइट जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब बात करते हैं मेजरमेंट्स, या क्या थी ग्रोथ जो भी मेरी ET की थी, DFI की थी, जो भी है। तो DF1 में मतलब फॉलिकर 1 था पहला, तो वो 19
14/18 था फर्स्ट फॉलिकल, एंड जो DF2 था तो वो था 14/13 mm, और जो ET लाइन थी वो थी 6.0 mm, तो 6 mm की थी ET लाइन थी। फर्स्ट डे मेरा TVS कंप्लीट हुआ, देन उन्होंने सेकंड डे बुलाया। सेकंड डे था 21 सितंबर, तो फर्स्ट डे 19/18 mm एंड देन सेकंड डे हुआ 20/18 mm, और जो फॉलिकल 2 था वो था 17/14 mm, और जो ET था वो हुआ था मेरा 7.1 mm, एंड थर्ड डे था मेरा, इसमें मेरा जो DF1 था वो था 22/20, DF2 ये था 70/15, जो ET ग्रोथ थी वो हुई थी मेरी 7.1 से बढ़ के 7.4। अब मेरा फोर्थ जो डे था वो था 23 सितंबर, 12th डे, और उस दिन एग रैप्चर हो चुका था, और जो ET की ग्रोथ हो गई थी वो हो गई थी 7.9 mm। इसी दिन हमने IUI करा लिया। अब मैं इस बार की अगर मैं रिपोर्ट और मेजरमेंट आपको बताऊं, 9 नवंबर को मेरा जो DF1 था, एक ही फॉलिकल बना था इस बार, DF1 था वो 15/15 mm था, और जो ET की ग्रोथ थी वो थी 5.7 mm। फर्स्ट डे था ये TVS का। सेकंड डे था मेरा TVS का, तो इसमें जो DF1 था वो था 19/18 mm, और ET की ग्रोथ थी 6.1 mm। तो लास्ट टाइम से सेकंड डे पे ग्रोथ बहुत कम थी। थर्ड डे था मेरा DF1 था 21/20, एंड जो ET की लाइन थी उसकी ग्रोथ हुई थी 8.0 mm, 8 mm हो गई थी। जो मेरा फोर्थ डे था TVS का वो था 12 नवंबर, इस दिन एग रैप्चर हो गया था, और जो ET की ग्रोथ थी वो 8.4 mm हो गई थी। तो जैसा कि अभी मैंने नंबर्स बताए आपको, लास्ट जो मेरा एग रैप्चर डे पे जो ET की ग्रोथ थी वो थी 7.9 mm, एंड इस बार थी 8.4 mm। मुझे नहीं पता जो मैंने फॉलो किया उसकी वजह से ये ग्रोथ ET की अच्छी हुई या नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहीं से रिसर्च करके पढ़ा था कि जो बीटरूट होता है वो हमारी ET की लाइंस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ET की ग्रोथ होनी कितनी चाहिए। इस बार मैंने पढ़ा था 8.5 से मिनिमम 8.5 होनी चाहिए, उससे बढ़ के 9-10 होगी तो बहुत अच्छा है। तो मैंने जो अनार होता है, अनार एंड चुकंदर एंड आंवला, तीनों का मिला के जूस पिया था अपने TVS से 3-4 दिन पहले ही। तो मे भी उस जूस ने अच्छा असर किया, क्योंकि मेडिसिन तो कोई मैंने ली नहीं थी। जब मैंने डॉक्टर से मैसेज में पूछा कि उसके लिए कुछ मेडिसिन है क्या, क्योंकि मेरी ET लाइंस बहुत वीक है, अभी थिन है, जो डायरेक्ट साइन है कि सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो डॉक्टर को मैसेज किया, फिर डॉक्टर बोले विजिट कर लो। अब उनकी फीस इतनी है कि मैं अभी 2 दिन पहले ही विजिट करके आई थी। देन सेकंड डे पे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए जाना मुझे नहीं लगा, मैंने कहा जाने दो, इस बार देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मैं अब रिजल्ट के बाद ही जाऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी। HSG के बाद जो भी मंथ होता है उसमें थोड़े चांसेस ज्यादा भी होते हैं। एक बात और मैं भूल गई आपको बताना, सॉरी मिस हो गया, अभी बताती। इन दिनों में मुझे फील कैसा हो रहा था, मेरे जो फॉलिकल बना था वो लेफ्ट साइड बना था, लेफ्ट ओवरी में। जब मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, तो मुझे TVS वाले डॉक्टर ने बोला कि ये तो नॉर्मल है, होगा। लेकिन अभी इन 11 दिनों में भी मेरे कभी कभी यहाँ दर्द हो रहा था, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ओवरी साइड, एंड मेरा पेट भी थोड़ा खराब रहा है इन दिनों में भी। मेडिसिन का असर हो या फिर ये विंटर्स का भी असर हो सकता है, मैं अभी नहीं पहचान पा रही हूँ कि किसका असर है। कभी भी बैक में दर्द हो जाता है, ज्यादा देर बैठती हूँ तो दर्द होने लगता है। अभी तो यही सब मैं फील कर रही हूँ। तुम लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जरूर आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। मैं नहीं जानती, बस मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ, मेरे लिए अच्छे रिजल्ट के साथ हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।